हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी फिजिक्स की पीवाईक्यू सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्लास को स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इज ए फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। एक भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो जो दूरी होती है वो एक ऐसी राशि है जिसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। कौन सी राशि है? दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें सिर्फ परिमाण होगा, सिर्फ परिमाण होगा इसमें, इसमें दिशा नहीं होती है। तो जो दूरी है उसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो बल, त्वरण और वेग दे रखे हैं ये तीनों सदिश राशियां हैं। तीनों सदिश राशियां हैं। इनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। और इनका मान जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमने क्या बात की इसमें कि जो दूरी होती है उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, यानी कि उसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती। उसके अलावा जो बल, त्वरण और वेग हैं वो तीनों सदिश राशियां हैं। इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं और इनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू फाइंड इट्स फाइनल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इट्स इनिशियल पोजिशन एट ए गिवन टाइम। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें एक दिए गए समय में किसी वस्तु की गति का पता करना है कि उसका ओवरऑल मोशन क्या रहा, जिससे कि हम उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में उसकी अंतिम स्थिति का पता लगा सकें। कोई भी वस्तु है उसके लिए हमें टी समय दिया गया कि टी समय में उस वस्तु की आपको अंतिम स्थिति की गणना करनी है प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में। तो उसको हम किस जो है राशि से बता सकते हैं? तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने के लिए एक तो हमें उसकी दूरी की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी वस्तु है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गति करेगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो उस दूरी की हमें आवश्यकता होती है। तो उस दूरी से हम उसकी अंतिम स्थिति के बारे में बता सकते हैं। दूरी के अलावा उसका विस्थापन भी हमें चाहिए होता है। विस्थापन क्या होता है कि एक वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कोई वस्तु जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको जाना है। अब यदि वो इस रास्ते से जाता है तो ये होगी उसकी दूरी कि उसने कितनी दूरी तय की। लेकिन हमें विस्थापन ज्ञात करना होगा, तो विस्थापन के लिए इनमें मिनिमम दूरी कितनी है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये वाली, ये इनके बीच में न्यूनतम दूरी है। तो ये जो न्यूनतम दूरी होगी इसको हम कहेंगे विस्थापन। तो किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए हमें दूरी और विस्थापन की आवश्यकता होती है। तो दूरी और विस्थापन का उपयोग करके हम अंतिम स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम प्रोवाइड्स। वेग और समय का गुणनफल हमें क्या प्रदान करता है? तो वेग और गुणा समय, वेग गुणा समय हमें बताता है विस्थापन। क्या बताता है? विस्थापन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक फॉर्मूला है, ये हमें याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें वेग निकालना होता है तो वेग होता है कि विस्थापन बटा समय। दिए गए समय में कितना विस्थापन हुआ है उसको हम कहते हैं वेग। तो ये हो जाएगा विस्थापन बटा समय। और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? कि कोई वस्तु है उसने कोई दूरी ही तय नहीं की, यानी कि उसने कोई दूरी तय ही नहीं की है, उसके द्वारा तय की गई दूरी जीरो है और दूरी जीरो है तो उनके मध्य उसके द्वारा जो न्यूनतम दूरी होगी वो भी जीरो होगी और न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जीरो है तो उसका विस्थापन भी हमेशा जीरो होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स। कि कोई एक वस्तु है उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है। It reaches a height of 100 meter and then returns to the thrower.
तो उसका विस्थापन हमें बताना है कि विस्थापन से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कोई भी एक वस्तु है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका। यहाँ से कोई व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहा है और वो 100 मीटर की ऊंचाई तक गई फेंकने के बाद, और 100 मीटर की ऊंचाई तक जाने के बाद वो वापस जिसने फेंका उसके पास आ जाती है। तो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, यहीं से इसको फेंका गया था, और लास्ट में भी ये यहीं आ गई, तो इसकी अंतिम स्थिति भी यही है। अब जब इसकी दोनों इनिशियल पोजीशन और जो लास्ट पोजीशन है दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 0, कि जहां से वस्तु गई थी वहीं पे वापस आ गई, तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो गया उसके बीच में। तो यदि न्यूनतम दूरी 0 है तो इसका मतलब है कि विस्थापन भी क्या है, 0 है। विस्थापन 2 पॉइंट के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, और जो वहां से जहां से गई वहीं पर वापस लौट के आ गई, तो न्यूनतम दूरी 0 मतलब विस्थापन भी 0 है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हमारे हो गए। नेक्स्ट है स्पीड और वेलोसिटी। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ टाइम रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, कि एक पर्यवेक्षक है, कोई व्यक्ति है, वो उसको किसी वस्तु को नोटिस कर रहा है, वस्तु हो सकता है या कोई और जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो उसको जो है नोटिस कर रहा है किसी वस्तु को, और उसके सापेक्ष वो समय के साथ जो है निरंतर उसकी स्थिति बदल रही है। यानी कि पहले वो ए पॉइंट पे थी, फिर वो बी पॉइंट पे पहुंच गई, फिर वो सी पॉइंट पे पहुंच गई, तो उसकी स्थिति समय के साथ चेंज हो रही है। यानी कि T1 समय पे यहाँ थी, T2 पे यहाँ थी, T3 पे यहाँ चली गई, और ऐसे आगे इसकी स्थिति चेंज होती जा रही है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो कहा जा सकता है कि वह शून्य वेग पर है। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई वस्तु है वो अपनी स्थिति बदल रही है, तो इसका अर्थ यह है कि वो किसी न किसी वेग से चल रही है, तो उसका वेग तो 0 नहीं हो सकता। बी है कि कहा जा सकता है कि वह गतिशील स्थिति में है। बिल्कुल, अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो गतिशील है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ड्राइवर ड्राइव्स हिज कार एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड कवर्स a distance of 288 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। तो हमें चाल निकालनी है, दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 288 बटे 60, तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किरण स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 360 मीटर in 2 turns by swimming from one end to other end and back along the same path. Find the average velocity of किरण। कि किरण नाम की कोई एक लड़की है, वो 90 मीटर की लंबी स्विमिंग पूल में तैरती है, और वो उसमें 2 चक्कर लगाती है, एक छोर से जाके दूसरे छोर तक जाती है, और वापस उसी रास्ते से वो वापस आती है, और 360 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें पूछा है कि किरण का औसत वेग कितना है। तो वेग क्या होता है, वेग इज इक्वल टू हम जानते हैं विस्थापन बटे समय। तो पहले हमें विस्थापन ज्ञात करना होगा। विस्थापन, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि वो जिस पॉइंट से गई और उसी पॉइंट पर वापस आ गई, तो यानी कि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों सेम है, तो इसका विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन 0 होगा, और जब विस्थापन 0 होगा तो वेग भी इसका 0 होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम कॉल। कि समय के संदर्भ में फ्रेम के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा। कि समय के संदर्भ में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कहेंगे विस्थापन। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में चेंज हो रहा है, वो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ चली गई, तो उसकी पोजीशन में चेंज हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। और समय के सापेक्ष देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, वेग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए हमें आंसर निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ए ग्राफ शोइंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड। एक ग्राफ जो समय के साथ
किसी वस्तु के वेग को दिखाता है उसे क्या कहा जाता है? कि एक ग्राफ है, उसमें एक तरफ तो दिखा रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम के साथ जो है किसको दिखा रहा है? वेलोसिटी को दिखा रहा है। तो टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ जो है उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। जिसके मध्य ग्राफ है उसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को सूचित करते हैं एक विशेष समय के चरण में, लंबी दूरी पर, छोटी दूरी पर। इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑप्शन डी दे रखा है दिए गए अंतराल के दौरान। तो जो औसत चाल और औसत वेग होती है, चाल होती है दूरी बटा समय, वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो इसमें जो दिया गया अंतराल है, समय का अंतराल दिया गया है, उसमें वस्तु की क्या गति है, उसकी स्पीड क्या है, उसको दर्शाता है औसत चाल और औसत वेग। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो हमें समय अंतराल दिया गया है उसमें उस वस्तु की गति को दर्शाएगा औसत चाल और औसत वेग। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए बस ऑन ए क्राउडेड रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो कोई भीड़ भाड़ वाली सड़क है, हम मान लेते हैं कि ये सड़क है और इस पर कोई जो है बस जा रही है। तो इस पर बस चल रही है तो हम मानते हैं कि यहाँ पर भीड़ कम है ए पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो पॉइंट बी पर जो है क्राउड ज़्यादा है तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर हम मानते हैं कि सी पर फिर थोड़ा सा जो है भीड़ कम हुई तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड वापस से बढ़ जाएगी। यानी कि इसमें अलग अलग समय पर जो है इसकी स्पीड अलग अलग हमें प्राप्त हो रही है। तो अलग अलग समय अंतराल में हमें अलग अलग उसकी गति प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं असमान गति। क्या कहेंगे? असमान गति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टेंटियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट। जब वस्तु होती है तब तत्काल वेग और औसत वेग समान होते हैं। तो हमें यह बताना है कि जब तत्काल वेग और औसत वेग समान है उस स्थिति में उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका तत्काल वेग और औसत वेग समान है तो उसका जो त्वरण होता है वो होता है 0। उस स्थिति में उसका त्वरण क्या होगा? 0 होता है। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। और जब तत्काल वेग और औसत वेग समान है उस स्थिति में हमें त्वरण प्राप्त होता है 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर डी, शून्य त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स एन अनइवन डिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड। कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहेंगे? यानी कि हमें समय अंतराल दे रखा है 5 सेकेंड। हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें समय अंतराल कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड में कोई भी वस्तु जो अलग अलग दूरी तय कर रही है, कि कभी तो वो 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर लेती है, कभी 5 सेकेंड में वो 8 मीटर की दूरी तय कर रही है, कभी वो 20 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो उसमें समय अंतराल तो हमारा समान है लेकिन उस समय अंतराल में वो दूरी असमान तय करती है। तो इसको हम कहते हैं असमान गति। क्या कहते हैं? असमान गति। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड। किसी वस्तु का एक निर्दिष्ट दिशा में गति को हम क्या कहते हैं? कोई वस्तु है वो एक निर्दिष्ट दिशा में गति कर रही है समय के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं वेग। उसको कहा जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है वेग। क्या कहते हैं? वेग, वेलोसिटी। अगला हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। इसमें पहला क्वेश्चन है फॉर मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी। कि अधिकतम दूरी के लिए प्रक्षेपित कोण कितना होना चाहिए? कि किसी वस्तु को सर्वाधिक दूरी तक फेंकने के लिए उसका जो प्रक्षेपित कोण है वो कितना होना चाहिए? तो किसी भी वस्तु को जो उसको फेंकने के लिए उसकी जो परास होती है, रेंज होती है, उसका फॉर्मूला होता है परास, या फिर हम उसको कहें रेंज।
इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो जी तो फिक्स है, जी में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जो रेंज है वो जी पर तो डिपेंड करती नहीं है, किस किस पर डिपेंड करेगी, यू पर डिपेंड करेगी और थीटा पर डिपेंड करेगी। तो अब जो है हमें पता करना है कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पर जो है परास अधिकतम होगी। तो साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसको हमें साइन 90 करना है। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं 45 डिग्री। तो यहाँ से रेंज मैक्सिमम हमें मिल जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री होनी चाहिए किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए। अगला प्रश्न है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, कि कोई एक प्रक्षेपित वस्तु है, उसका पथ रेखा या उसका प्रक्षेप्य वक्र कैसा होगा। तो कोई वस्तु है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका जाता है, तो उसका जो पथ होगा वो पैराबोलिक होता है। कैसा होगा, पैराबोलिक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन के क्वेश्चन, त्वरण से संबंधित क्वेश्चन। उसमें पहला है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन, कि वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय कितना होगा। तो वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहेंगे, त्वरण। और यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स देन व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। कि कोई एक कार है, उसकी प्रारंभिक वेग उसका कितना था, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम यू से डिनोट करते हैं, ये है 5 मीटर प्रति सेकेंड। और अंतिम वेग हो जाता है इसका 10 मीटर प्रति सेकेंड। और समय दिया है हमें t इज इक्वल टू दिया है 5 सेकेंड। अब पहले क्वेश्चन में ही हमने देखा है कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, v माइनस यू, और बट्टा लिया गया समय कितना है t। तो v हमें 10 दिया है, u 5 है, अपॉन में t 5, तो यह आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स ऑन ए वुडन प्लैंक विथ मास m1 kg, it accelerates with an acceleration of 10 meter per second square. Another plank of mass m2 kg accelerates with an acceleration of 20 meter per second square when the same force is applied. If both the planks are tied with each other and the same force is applied on them, what will be the acceleration? तो यहाँ पर हमें 3 केस दिए हैं। फर्स्ट केस क्या दिया है कि एक 5 न्यूटन का बल लग रहा है किसी वस्तु पर, या लकड़ी का तख्ता दिया है यहाँ पर, उस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और उसका द्रव्यमान कितना है m1 और उसका त्वरण है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। बल दिया है 5, द्रव्यमान m1 दिया है और त्वरण की वैल्यू दी है 10। तो यहाँ से हम m1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से m1 आ जाएगा 5/10 इज इक्वल टू 1/2 kg। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस में ये कह रहा है कि एक दूसरा तख्ता है जिसका द्रव्यमान m2 है और बल उस पर समान लग रहा है जितना पहले लग रहा था, यानी कि बल तो 5 न्यूटन ही लग रहा है, द्रव्यमान कितना है m2 और त्वरण कितना हो गया 20। तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा 5/20 इज इक्वल टू 1/4 kg। ये दूसरा केस हो गया। तो यहाँ से हमें m1 और m2 मिल गए। तीसरा केस ये कह रहा है जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों तख्तों को एक साथ बांध दिया तो इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 कितना हो गया 6/8। तो ये हो गया 6/8 kg। और F सेम लग रहा है, बल कितना है 5 न्यूटन ही है, तो बल हो गया 5, द्रव्यमान हमें मिल गया 6/8 और ए निकालना है, त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम त्वरण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 8 × 6 और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 40 में 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें हमें 3 कंडीशन दी हैं
तो 1 बाई 1 सोल्व करते हुए हम जो है हमारे क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचेंगे। तो इसमें जगह ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हेन ए फोर्स ऑफ 21 N सो न्यूटन इज अप्लाइड, एक 21 न्यूटन का बल लग रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, तो त्वरण क्या होगा। तो F इज इक्वल टू एम में यही फॉर्मूला लगेगा, त्वरण निकालना है। ये दिया है 21 बल और द्रव्यमान कितना दिया है 3, कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किस दिशा के विपरीत होता है। तो जो हमारा वेग होता है उसकी दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। और नकारात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, मंदन। तो जो त्वरण नकारात्मक त्वरण होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो जो हमारी वेग की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसकी। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो नकारात्मक त्वरण होगा उसकी दिशा वेग की दिशा के विपरीत होती है और इसको हम मंदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू ए कार रनिंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ ए फ्लैट प्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कार के बारे में सत्य है जो एक सीधी समतल सड़क पर समान त्वरण से चल रही है। तो यदि कोई पिंड समान त्वरण से गति कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा। यदि समान त्वरण से कोई वस्तु चल रही है तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। यदि वेग में परिवर्तन होगा तभी उस वस्तु में जो है त्वरण हमें प्राप्त होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कार के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया, कार का त्वरण 0 है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है वही कह रहा है कि वो समान त्वरण से चल रही है। बी दिया है कार का वेग 0 है, जब कार का वेग 0 होगा तो उसका त्वरण भी 0 होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सी है कि कार का त्वरण लगातार बदल रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि जो कोई वस्तु है वो किससे गति कर रही है, समान त्वरण से गति कर रही है, तो उसका त्वरण बदल नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा ऑप्शन डी, क्योंकि कार का वेग बदलेगा, कार की वेलोसिटी में चेंज होगा, तभी जो है हमें त्वरण मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द सेम स्पीड व्हाट विल बी द इट्स एक्सेलरेशन, कि कोई वस्तु है वो समान गति से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो कोई वस्तु समान गति से चल रही है यानी कि उसमें वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो उसके वेग में परिवर्तन क्या है, 0, तो उसका त्वरण भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कि कोई एक कार है उसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड में 18 से 36 हो रही है, यानी कि v कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और u कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। त्वरण निकालना है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन कितना है, v माइनस यू है 36 माइनस 18, ठीक है। समय कितना है t, सॉरी समय कितना है 5 सेकेंड, समय हमारा यहाँ पे दिया 5 सेकेंड। अब यहाँ पर जो गलती कर सकते हैं वो क्या है, इसकी जो मात्रक है वो हमें ध्यान में रखना है, किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, ये जो है ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 18 गुणा 5/18/20। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दे रखा है, बी, ठीक है। इसमें जो 1 होगा ये मल्टीप्लाई में होगा, 1 गुणा जो है डिवाइड में होगा। अब यदि इसको हम चेंज नहीं करते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, तो यहाँ से यदि हम जल्दी जल्दी में देखें
कि 36 माइनस 18 हो गया बट्टे में 5, तो 18/5 से हम जो है आंसर निकाल के आ जाते हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें इसकी यूनिट का भी ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है और हमें कौन सी यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन स्पेयर ऑफ मास 30 kg हैज द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम स्पेयर ऑफ मास 10.5 kg. Both spares are dropped simultaneously from a tower. When they are 10 meter above the ground, they have the same. कि एक तो 30 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का गोला है और उसी व्यास का एक 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एल्यूमिनियम का गोला है। दोनों को एक साथ टावर से गिराते हैं और जब वे 10 मीटर ऊपर होंगे तो उनके पास कौन सी जो भौतिक राशि है वो समान होगी। तो किसी टावर से उनको गिराएंगे और वो 10 मीटर ऊपर स्थित हो, उनके मध्य क्या होगा, त्वरण समान होगा, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो उन पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जी, और जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स, सकारात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। तो सकारात्मक एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो सकारात्मक त्वरण हमें कब प्राप्त होगा, जब अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से ज्यादा हो। अंतिम वेग का मान क्या हो, प्रारंभिक वेग से ज्यादा हो, यानी कि उसका वेग जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि हमें मान लें कि पहले जो u वेलोसिटी होती है, प्रारंभिक वेग, वो 5 है और उसके बाद बढ़ के 6 हो गया। तो यहाँ पर हमें 6 माइनस 5 बटे, हम मान लें कि 1 सेकेंड में इतना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से एक जो त्वरण है वो हमें पॉजिटिव मिला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु का वेग जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, त्वरण का आयाम क्या होता है। तो त्वरण के आयाम की बात करें तो त्वरण की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जब हम आयाम लिखेंगे तो इसका आयाम हो जाएगा लंबाई। इसको हम जो है आयाम को लिखते हैं हम LMT में, किसमें लिखते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लंबाई की हमें, हमारे पास एक यूनिट है मीटर, तो इसकी पावर हो जाएगी 1। m, ये है m द्रव्यमान, मास। तो द्रव्यमान हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान की कोई यूनिट नहीं है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की पावर हो जाएगी 0, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड का है स्क्वायर, तो यहाँ भी t की पावर हो जाएगी 2। तो इसकी हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, L1 M0 T2। यहाँ पर शायद जो ऑप्शन है वो टाइपिंग में इनमें कुछ एरर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, L1 M0 T2। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सुनील्स कार अटेन्स ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कि आराम से शुरू होकर, यानी कि स्थिर अवस्था से शुरू होकर, स्थिर अवस्था से यानी कि u 0 है, v कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड की वो वेलोसिटी गेन कर लेती है 10 सेकेंड में। अब यहाँ से तो तुरंत निकाल ही सकते हैं, 20 माइनस 0/10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन, विलंबन, ये इसको हम कह सकते हैं मंदन। मंदन का अर्थ कौन सा त्वरण होता है, मंदन का अर्थ है कि यानी कि त्वरण हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही मंदन या रिटार्डेशन कहा जाता है। और ऋणात्मक त्वरण हमें कब प्राप्त होता है, जब वेग में कमी होती है, यानी कि v जो है वो u से छोटा हो जाए, तब हमें जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव मिलता है, और इसको ही हम मंदन कहते हैं, या इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम इलेप्स्ड द ऑब्जेक्ट हैज। कि कोई वस्तु है, उसकी वेलोसिटी उसके समय के समानुपाती है, तो उस वस्तु का त्वरण कैसा होगा। जब वेलोसिटी सिर्फ समय पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब है कि उसका जो त्वरण है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, समान त्वरण है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी। क्योंकि वस्तु की गति किस किस पर डिपेंड करती है, त्वरण पर डिपेंड करेगी, समय पर डिपेंड करेगी, लेकिन वस्तु की वेलोसिटी सिर्फ टाइम के प्रोपोर्शनल में है, तो हमारा जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक वस्तु है वो मुक्त रूप से गिर रही है, तो उसकी जो गति है वो किस प्रकार की गति होगी। कोई वस्तु यदि मुक्त रूप से गिर रही है
तो वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण होती है कि उसमें जो वेग होगा, यदि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, वो फ्रीली गिर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसमें जो है समय के साथ उसका वेग नियत रहेगा, और वेग नियत है तो वो समान त्वरण से गति करेगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, समान त्वरित गति होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वेलोसिटी हैव द सेम डायरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े हमेशा एक ही दिशा में होते हैं। तो इसमें जो है बल और विस्थापन जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। कौन कौन होता है, बल और विस्थापन। इसमें हो जाएगा ऑप्शन, इसमें यदि हम इसको निकालें तो ये क्या होता है, बल। बल को हमें देखना है कि बल किस पर डिपेंड कर रहा है, तो बल हमारा होता है एफ और एम इंटू में ए। तो जो त्वरण की दिशा होगी वो ही क्या होगी, फोर्स की दिशा होगी। कि त्वरण की डायरेक्शन और जो बल की डायरेक्शन है वो सेम होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। कि जो वेग समय ग्राफ होता है हमारा, उसकी ढाल क्या दर्शाती है। तो उसकी ढाल दर्शाती है त्वरण को, उसकी ढाल, उसकी स्लोप त्वरण को दर्शाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिटार्डेशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑपरेट्स फ्रॉम। विलंबन या मंदन का अर्थ है कि वस्तु किस तरह से कार्य कर रही है। तो वस्तु पर क्या होगा, इसमें उसका वेग कम हो रहा होगा, उसकी क्या होगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। मंदन या हम कहें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेग घटता है, अंतिम वेग जो है वो प्रारंभिक वेग से कम होगा। तो इसमें क्या होगा, घटता हुआ वेग। ऑप्शन बी।